हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंडिया सेंट्रल बैंक, इससे बहुत अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है, मीन्स आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन हो गई है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ऐसी वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको कम मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने का मौका, वो भी सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जीरो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीरो एक्सपीरियंस के साथ आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस नहीं करना चाहिए। खास बात इसमें यह है कि आपको अपने रीजन में काम करने का मौका मिलेगा। मे बी आपको अपने स्टेट में भी काम करने का मौका मिल सकता है। अपनी पोस्टिंग आपको अपने ही रीजन में मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल कवर करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरे भारत देश से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और कई सारे मल्टीपल जगह पे वैकेंसीज भी हैं। 650 वैकेंसीज टोटल है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी दे रही है। रेसिडेंस अगर आप चाहते हैं तो रेसिडेंस बिल्कुल अवेलेबल है। रेसिडेंस की फैसिलिटी, मुफ्त आवास की फैसिलिटी है, विद फैमिली, विदाउट फैमिली, जैसे भी आप रहना चाहें। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन 16 फरवरी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हुई। आज ही जो है ना डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई। टोटल 45 पेजेस की पीडीएफ है। अब 45 पेज आप पढ़ेंगे बैठ के, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि मैं आपके लिए कुछ खास खास डिटेल्स जो है ना कवर कर देती हूँ वीडियो में, सो दैट आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन के क्या खास मुख्य बिंदु है। तो 650 पोस्ट है। पोस्ट का नाम असिस्टेंट है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है, जिसमें कि ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और 16 फरवरी 2026 को मैं वीडियो बना रही हूँ। अब यूट्यूब आप तक कब नोटिफिकेशन पहुंचाती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो 16 फरवरी को बना रही हूँ। 16 फरवरी से ही एप्लीकेशन विंडो शुरू हो चुकी है। 8 मार्च 2026, 8 मार्च 2026 तक आप फाइनली जो है सबमिशन कर सकते हैं फॉर्म की। पेमेंट ऑफ फीस के लिए भी लगभग वही डेट है। इसमें 2 एग्जाम होने वाले, इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू का स्ट्रेस आता है, कई बार बहुत बार जो है ना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू का भी स्ट्रेस आता है कि इंटरव्यू में नहीं बोल पाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में। तो चलिए, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के लिए टेंटेटिवली इन्होंने डेट रखा है 11 अप्रैल को। तो आपको पता होगा इस डेट पर, इस टाइम पे आप फ्री होते हैं। क्या होता है कि कहीं पर शादी होती है या कहीं किसी और दूसरे एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ, तो ये सारी चीजें क्लियर है कि हाँ 11 अप्रैल को या टेंटेटिवली लगभग इसी आसपास एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 7 जून 2026 को टेंटेटिवली रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। पहला पेज में तो इतना ही है। अभी इसमें जो है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने ही राज्य में काम करने का मौका, अपने ही रीजन में काम करने का मौका मिल जाएगा। तो अहमदाबाद में अगर टोटल देखेंगे तो टोटल 20 वैकेंसीज हैं अहमदाबाद में। ऑफिस जो है ना, अहमदाबाद में ऑफिस है इसके, तो 20 वैकेंसीज है अहमदाबाद में। बेंगलुरु में 24 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज भी है। जहां पे सीट नहीं है तो वो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप यूआर में अप्लाई करेंगे तो फिर एज में रिलैक्सेशन और परसेंटेज में रिलैक्सेशन वो सब नहीं आपको मिलेगा। लेकिन आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं यूआर जनरल वाली सीट पे, जहां पे कैटेगरी में, कास्ट कैटेगरी में सीट नहीं है वहां पर। तो बेंगलुरु में 24 सीट्स है, भोपाल में 30 सीट्स हैं, 30 सीट है, भुवनेश्वर में 18, चंडीगढ़ में 20, चेन्नई में सबसे ज्यादा फिलहाल तक दिखाई दे रही है 53, 53 सीट्स है, 53 चेन्नई में। इसके बाद गुवाहाटी में 36 वैकेंसीज है, हैदराबाद में 11 वैकेंसीज है, जयपुर में 11 वैकेंसीज है, जम्मू में 10 वैकेंसीज है, कानपुर एंड लखनऊ में 50 अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कोलकाता में 29, सबसे ज्यादा वैकेंसी है मुंबई में 249 वैकेंसीज हैं, 249, लगभग 250 ही कह लें। नागपुर में 17 वैकेंसीज है, न्यू दिल्ली में 49 वैकेंसीज है, पटना में, बिहार मतलब 17 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम साउथ में 6 वैकेंसी। टोटल कुल मिला के 650 वैकेंसीज आपको है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व है सीट, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी। इसमें आपको एज की जो क्राइटेरिया रखी गई है वो है 20 से 28 साल, 20 टू 28 ईयर्स। ये जो एज की क्राइटेरिया 20 टू 28 ईयर्स रखी गई है, ये क्या जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व, अनारक्षित सीट के लिए है। इसमें अगर आपको, कई बार होता है ना कि बॉर्डर लाइन पे एज होती है तो कैलकुलेशन में
कंफ्यूजन होती है कि सही है, एज लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो ऐसे केस में उन्होंने एक डिफरेंट रेफरेंस के लिए दो डेट दे रखी है, 2 फरवरी 1998 एंड 1 फरवरी 2006 के बीच में, या इस डेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप अनरिजर्व्ड अनारक्षित जनरल कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। या फिर ऐसे सीधे सीधे समझना है तो 20 से 28 साल के अनारक्षित जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 1 फरवरी 2026 कट ऑफ डेट है एज की कैलकुलेशन के लिए। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलने वाली है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। तो मतलब क्या है एज लिमिट, ऐसे क्या है, जनरल के लिए क्या रखा है उन्होंने 20 से 28 रखा है। तो आपके लिए अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर रेडी है तो 20 to 33 ईयर्स एज लिमिट है ना, 20 to 33 ईयर्स। अगर OBC कैंडिडेट है तो 20 to 31 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 20 से 31 साल तक के OBC कैंडिडेट। PWD कैंडिडेट के लिए कम से कम 10 साल की छूट होती है। जनरल EWS है तो OBC या SC/ST कैंडिडेट है तो और भी ज्यादा। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो सभी महिलाओं के लिए छूट नहीं है, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं जो विडो हैं, डाइवोर्सी हैं या जुडिशियली सेपरेटेड है, नॉट रीमैरिड, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा रखा गया है, ऐसा नहीं है सभी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 50% तो किसी भी विषय से BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech, BCA, BMS, BMM या कोई भी ऐसा डिग्री जो आपने स्नातक करने के लिए लिया हो। अभी आजकल नए नए कोर्सेज ओपन हो रहे हैं तो कोई लिमिट तो है नहीं कि मैं आपको नाम लेके बता सकूं, लेकिन आपने स्नातक की ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, फुल टाइम तो भी नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो सिर्फ पास भी किया हुआ है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पास क्लास लिखा है, पास क्लास मतलब जस्ट पासिंग मार्क्स है आपके पास। SC/ST मतलब आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया किसी भी परसेंटेज से, SC/ST PWD कैंडिडेट तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट है, जनरल है तो 50% या अब मार्क्स के 50% या अधिक अंकों के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, एक्स सर्विसमैन के लिए, ये छोड़ देते हैं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। और थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक आपको वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए, वो आप वैसे भी बैठेंगे ना तो 1 या 2 दिन में, 3 दिन में आप वैसे भी सीख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। चलिए, अभी अगर परसेंटेज में आपको नहीं पता है तो 50% 5.75 CGPA से भी बहुत लोग पास करते हैं ना सिस्टम से, तो CGPA सिस्टम से पास किया तो 5.75 जनरल EWS OBC कैंडिडेट। और अगर आप SC/ST PWD है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन के लिए बात करते हैं, प्रीलिम्स में जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछेंगे, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सेपरेट टाइम लिमिट दिया है। सेपरेट टाइम लिमिट में थोड़ा सा होता है कि 20 मिनट के बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखना बंद हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स है, 20 मिनट्स के बाद आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स है, 20 मिनट्स के बाद आपको, तो इसमें जो ना टोटल टाइम आपको 60 मिनट जरूर मिलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कि जब भी मन किया इंग्लिश का क्वेश्चन देख लिया, जब मन किया रीजनिंग देख लिया, जब मन किया न्यूमेरिकल एबिलिटी देख लिया, होता है ना, हम नॉर्मली ऐसा ही करते हैं कि चलो इंग्लिश के 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे बाद में देखेंगे, वो बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये 20 मिनट्स में आपको जो इंग्लिश का आ रहा होगा वो खत्म हो जाएगा आपको आंसर करके, या छूट गया तो फिर छूट गया। तो यहाँ पे टाइम लिमिट सेपरेट टाइम लिमिट है, सेक्शन वाइज टाइम लिमिट है, इसका आपको ध्यान रखना है। टोटल 1 आवर आपको मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद प्रीलिम्स में क्या करने वाले, क्या पूछेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। प्रीलिम्स में तो हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों में ही रहेंगे। यहाँ पे भी लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको आप बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसको आप बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या जिसमें कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको रहते हैं और एक सही आपको आंसर करना रहता है। और मेंस में रहेगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट के लिए। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स 25 मिनट्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए। तो 135 मिनट्स आपको टोटल मिलने वाले हैं। तो मतलब कि 120 मिनट तो हो गया 2 घंटा।
सवा 2 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाला। 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 hours 15 minutes का टाइम मिलने वाला है। इसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज शेल बी डिस्क्वालिफाइड। तो अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है कि जो भी आप जिस भी स्टेट या स्टेट से आप कंसर्न स्टेट से अप्लाई करेंगे, वहां का लोकल लैंग्वेज दिया है अपेंडिक्स 1 में, वो चेक करना है, वो आपको आना चाहिए। उसका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स से 10 गुना कैंडिडेट को, 10 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे मेन एग्जामिनेशन में, और मेन एग्जामिनेशन में जो है मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स का रहेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का, इसलिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 गलत आंसर होंगे, 4 रॉन्ग आंसर होंगे, तो 1 मार्क जो है ना आपका डिडक्ट हो जाएगा। और the above online test except the test of English language will be available in English, हिंदी एंड सर्टेन अदर लैंग्वेजेस। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, और अदर लैंग्वेजेस में भी रहेगा। मतलब कि आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी पढ़ने का मौका मिल रहा है आंसर करने का, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में भी रहेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से, तो वो अपेंडिक्स 2 में चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हिंदी इंग्लिश में तो आप आंसर पढ़ के आंसर कर ही सकते हैं, इन दोनों में भी कंफर्टेबल नहीं है तो आपको कुछ और भी लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एग्जाम सेंटर के लिए अपेंडिक्स 3 में बता रहे हैं एग्जाम सेंटर लेंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सैलरी के लिए बोल रहे हैं कि 58,514 रुपीज तो आपको देंगे ही, साथ में हाउस रेंट अलावेंस भी 15% देंगे, नहीं तो फिर बैंक एकोमोडेशन देंगे। तो आप समझे 58,514 रुपया प्रति माह सैलरी, प्लस आपको बैंक का घर मिलेगा, जो उनके प्रॉपर जो ना सेफ, उनका सिक्योर पूरा जो फ्लैट सिस्टम रहता है वहां पे आपको, मतलब पूरा ये रहता है ना, टाउनशिप रहता है बैंक का अपना, तो उस टाउनशिप में आपको बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर आपको रेसिडेंस मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए घर, तो उसके बदले में आपको 15% और देंगे, तो 58,514 रुपीज प्लस फ्री रेसिडेंस विद और विदाउट फैमिली, जैसा आप चाहते हैं, या फिर 58,514 प्लस 15% और मिलेगा आपको अगर आप घर नहीं लेंगे, तो मतलब 63,हजार रुपए आपको सैलरी मिल जाती है। फीस की भी डिटेल चेक करेंगे और मार्केट डिटेल भी चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपको जो है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली पोस्टेड इन बैंक्स ऑफिस विद इन द रिक्रूटमेंट जोन फॉर विच दे हैव अप्लाइड। तो आपने जिस जोन के लिए जहां पे अप्लाई किया वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, जैसे कि कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी इंक्लूडिंग शिलोंग, अगरतला, आइजवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना इंक्लूडिंग रांची, ये ईस्ट जोन में आता है। तो आपको ईस्ट जोन में कहीं पे प्लेसमेंट मिलेगी, या फिर जहां से एग्जैक्टली अप्लाई किया है, जैसे कि पटना से, तो पटना में ही शायद मिल जाए। अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई और नागपुर, ये जो ना वेस्ट जोन में आ रहा है, तो जिन कैंडिडेट ने अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई और नागपुर से अप्लाई किया होगा, उनको वेस्ट जोन में ही कहीं पर प्लेसमेंट मिल जाएगी, या मोस्टली अगर मुंबई से किया है तो मुंबई में ही प्लेसमेंट मिल जाएगी। और ये इनिशियली बोलते हैं ऐसे लाइफ टाइम वहीं पे रह जाता है, क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज आने का रहता है ना कि भाई मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो मराठी बोलना आना चाहिए, तो फिर मराठी बोलने वाले को वो वहां पटना में भेज के क्या करेंगे, क्योंकि उसको मराठी बोलना नहीं आएगा ना। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज जो आना चाहिए, इसकी वजह से जो कैंडिडेट जहां पर सिलेक्ट होंगे लाइफ टाइम वहीं पर आपको काम, इसलिए आपको एक टेंशन नहीं रहेगा कि ट्रांसफर कब हो जाएगा। ट्रांसफर का टेंशन बिल्कुल कम रहेगा या नहीं के बराबर रहेगा। चलिए अभी नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर और न्यू दिल्ली वाले नॉर्थ जोन में पोस्टिंग मिलेगी, मतलब इनमें से किसी जगह में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, या जहां से अप्लाई किया वहीं पर। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड तिरुवनंतपुरम वाले जो है कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, मतलब इन ऑफिसेस के लिए, उनको साउथ जोन में ही, इसी जोन में कहीं पे, साउथ जोन बुला रहे हैं, साउथ जोन में ही, इसी जोन में कहीं पर प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कई कैंडिडेट जो है ना बहुत रिमोट एरिया से पढ़ाई करते हैं, उनको पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम होता कैसे है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा, बहुत कैंडिडेट को बिल्कुल पता नहीं है। तो उनके लिए जैसे SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए फ्री प्री एग्जाम ट्रेनिंग रखते हैं। अगर आप फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन
फिल कर लेते हैं तो आपको एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज और प्लस 18% GST, तो कितना हो गया 60 रुपीज के अराउंड, 60 रुपये 60 रुपीज के अराउंड आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट को 450 प्लस 18%, मतलब हो गया कितना 90 रुपीज और ऐड कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा 540 रुपीज अराउंड, 530 रुपीज आपको जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 530 रुपया। स्टाफ ऑलरेडी है कॉन्ट्रैक्ट के या परमानेंट तो उनके लिए नील है ना। कई बार होता है ना कि आपने क्लरिकल कैडर पे ज्वाइन किया, अभी आपको असिस्टेंट में आना है तो एग्जाम देते हैं वगैरह। चलिए अभी जो है और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें एनेक्सियर चेक कर लेंगे, बिकॉज उन्होंने बोल रखा है ना कि कौन सा एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा सिलेबस भी देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है आपको एग्जैक्टली। ये देखें, ये दिया है उन्होंने अपेंडिक्स 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कि कौन से ऑफिस के लिए आप अप्लाई करें तो क्या लैंग्वेज आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अपेंडिक्स 1 दिया हुआ पेज नंबर 27, ऊपर मैं चेक कर रही हूँ यहाँ के हिसाब से तो 27 पेज पे दिखा रहा है अपेंडिक्स 1। कौन से ऑफिस से आप अप्लाई करेंगे, जैसे अहमदाबाद ऑफिस से अप्लाई करेंगे तो गुजराती लैंग्वेज आपका टेस्ट लिया जाएगा, बेंगलुरु के लिए कन्नड़ा लिया जाएगा टेस्ट, भोपाल के लिए हिंदी लिया जाएगा टेस्ट, भुवनेश्वर के लिए उड़िया, चंडीगढ़ ऑफिस के लिए जो अप्लाई करेंगे पंजाबी हिंदी, चेन्नई के लिए तमिल टेस्ट लिया जाएगा, गुवाहाटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए, आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इंग्लिश। इनमें से कोई एक आपको गुवाहाटी में अगर अप्लाई करेंगे ऑफिस में तो कोई एक लैंग्वेज आपको पास करना होगा। हैदराबाद में तेलुगु के लिए, जयपुर में हिंदी, जम्मू में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ में हिंदी, कोलकाता में बंगाली, नेपाली, मुंबई में मराठी, कोंकणी, नागपुर में मराठी, हिंदी, न्यू दिल्ली से अप्लाई करेंगे तो सिर्फ हिंदी, पटना से अप्लाई करेंगे तो हिंदी मैथिली, तिरुवनंतपुरम से करेंगे अप्लाई तो मलयालम। तो इसका मतलब है आपको कौन सा लैंग्वेज आ रहा है उसी के हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है पेज नंबर 28, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो पेज नंबर 28 पे अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी भाषा में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अहमदाबाद ऑफिस से अप्लाई किया है तो आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी और गुजराती में भी, आप जिससे कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़िए, आंसर कीजिए। बेंगलुरु से अगर आपने अप्लाई किया तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा एंड कोंकणी 4 भाषाओं में आपको क्वेश्चन पेपर दिख सकता है। भोपाल से अगर आपने अप्लाई किया तो इंग्लिश एंड हिंदी, भुवनेश्वर से एक उड़िया एक्स्ट्रा रहेगा, देखिए इंग्लिश हिंदी तो सब में रहेगा ही रहेगा, चंडीगढ़ में एक्स्ट्रा पंजाबी रहेगा क्वेश्चन पेपर में जो लैंग्वेज है, चेन्नई में क्वेश्चन पेपर तमिल में भी रहेगा, और गुवाहाटी के लिए जो अप्लाई करेंगे आसामी, मणिपुर एंड बंगाली में भी रहेगा क्वेश्चन पेपर। हैदराबाद से जो अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा में तेलुगु एंड उर्दू भी रहेगा। जयपुर में एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहेगा। जम्मू ऑफिस के लिए जो अप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा में उर्दू में भी पेपर रहेगा। इंग्लिश हिंदी तो सब में रहेगा, इंग्लिश हिंदी में रिपीट नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश हिंदी तो सब में रहेगा, सभी ऑफिस में इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहेगा ही, हिंदी में रहेगा ही, उर्दू में भी यहाँ पे जम्मू में रहेगा। कानपुर एंड लखनऊ के लिए उर्दू में भी रहेगा, कोलकाता में एक बंगाली एक्स्ट्रा में रहेगा, मुंबई के लिए मराठी एंड कोंकणी में भी आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा, नागपुर के लिए मराठी में भी क्वेश्चन पेपर दिखेगा, न्यू दिल्ली एंड पटना के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर दिखेगा, तिरुवनंतपुरम के लिए एक मलयालम में एक्स्ट्रा दिखने वाला है। चलिए अभी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सभी जगह पे सेंटर भर भर के दिए, 29 पेज नंबर 29 पे आप चेक कीजिए, बहुत भर भर के सेंटर्स हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सेंटर मिल जाएंगे, हर राज्य में आपको सेंटर जो है ना मल्टीपल सेंटर पेज नंबर 29 से, और वो भी फॉर्म भरते समय भी आपको दिखेगा, और नहीं तो पेज नंबर 29 से पेज नंबर 33 तक आप चेक कीजिए। चलिए अभी प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए ये सब दिया हुआ है, तो ये मैंने पूरी डिटेल आपको कवर कर दी। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि ऑथेंटिक मुझे वेबसाइट मिल जाए, जैसे मैंने आरबीआई विकिपीडिया किया, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट विकिपीडिया से ले ली मैंने। आप चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। हर यूट्यूब वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आपको पता होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए। बहुत सारे लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल है मेरा, फेसबुक ग्रुप चैनल है, बहुत सारे लिंक्स है, वो सब क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। सब पे मैं वैकेंसी नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ आप सबके लिए, तो वो भी चेक किया कीजिए। लीडिंग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, रोजगार समाचार में, वो सब मैं वहीं पर शेयर कर देती हूँ आप सभी के लिए।
तो वो आप चेक कीजिए। और इसके बाद जो ना इसकी लिंक मिल जाएगी आपको आरबीआई की। अभी आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, इसके बाद आप करियर सेक्शन इस पे लोकेट कीजिए। कहीं पर आपको करियर सेक्शन मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिल रहा तो कहीं और देखते हैं, नीचे चेक करते हैं। तो ये देखिए क्विक लिंक्स में करियर दिया हुआ है ना, एक बार करियर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो करियर में करंट वैकेंसीज का ऑप्शन आया हुआ है, करंट वैकेंसीज पे फिर से एक बार क्लिक कर लेते हैं, है ना। करंट वैकेंसीज का ऑप्शन दिया हुआ है, करंट वैकेंसीज एक बार क्लिक करते हैं। तो करंट वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025 8 मार्च 2026 लास्ट डेट है। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाती है। पीडीएफ जैसे ओपन हो जाती है तो इसमें अप्लाई करने का लिंक इन्होंने बताया है। पेज नंबर 1 पे जैसे पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते नीचे जा रहे हैं। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार क्लिक करते हैं, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए बस यही है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद हाउ टू अप्लाई अगर आप चेक करना चाहते हैं, कई सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आराम से बैठ के पढ़िए, अभी तक टाइम है, 8 मार्च तक का टाइम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए, गाइडलाइंस पढ़िए कि कैसा फोटोग्राफ कैसा सिग्नेचर लगेगा, वो सब पढ़ने के। गाइडलाइन फॉर स्क्राइब, जिनको स्क्राइब चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, जो खुद नहीं लिख पा रहे हैं, जिनको किसी सपोर्ट से लिखना है, किसी की हेल्प से लिखना है, वो स्क्राइब उनके लिए है। आप सभी के लिए नहीं है, जिनको लिखने में प्रॉब्लम है उनके लिए है। तो वो भी जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट रहेगा। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, 8 मार्च तक लास्ट डेट है। सिलेबस थोड़ा सा देखते हैं। सिलेबस में जैसे जनरल अवेयरनेस अगर पूछ रहे हैं तो करंट वर्ल्ड का न्यूज होता है, करंट इंडिया के जो भी न्यूज हैं, करंट अभी अफेयर। ज्योग्राफी का रहता है, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस। बैंकिंग का अवेयरनेस आपको होना चाहिए। अब आरबीआई बोलने का मतलब है आपको बैंक के बहुत सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस एंड टर्म्स पढ़िए। इमोल्यूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स, अभी जैसे न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या था, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, अभी प्रोविडेंट फंड में कैसे चलता है, फिर ग्रेचुटी क्या होता है, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें ना आपको पता होना चाहिए। एक्ट एंड लॉ आरबीआई के कुछ बेसिक जो है ना, जो सबको पता होने चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में अगर लैंग्वेज है, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की हिस्ट्री, डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये सब है। असिस्टेंट रीजनिंग में तो वही है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन आता है, एनालॉगी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, रो अरेंजमेंट, ये सब चीजें। तो मैथमेटिक्स में तो पूरा आप जो है ना 7 से लेके 6 से लेके 10 तक का पूरा जितना एनसीईआरटी का हिंदी में या इंग्लिश में आप पढ़ा, या आपके स्टेट बोर्ड का जो ना 6 से लेके 10 तक का जितना मैथमेटिक्स है ना बना लीजिए, वही आता है। परसेंटेज आएगा, प्रतिशत, प्रोबेबिलिटी, यही सब चीजें रहती है। और इंग्लिश में तो वही रहता है, वही आपका 6 से लेके 10 तक का जो ग्रामर की अगर आपने नोटबुक रखी हुई है पुराने टीचर की, स्कूल टीचर की, वो पढ़ लीजिए बैठ के। नहीं तो ग्रामर की कोई बुक ले लीजिए स्कूल वाली, 6 to 10 तक की पूरी बुक पढ़ लीजिए, वही ग्रामर में वही रहता है।